हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों, पॉलिटी का ये चौथा लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाइए चैनल पर और देखिए, उससे आपकी स्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। पिछले 3 लेक्चर का थोड़ा सा सारांश बताना चाहूँगा, क्या क्या बताया है मैंने उसमें। उसमें मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया है, ठीक है, कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे विकास हुआ, क्राउन के अंडर में संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुए, फिर उसके बाद उसके पहले कंपनी के अंडर में कैसे कैसे विकास हुआ, किस किस तरीके से अधिनियम आए, क्या क्या उनकी विशेषताएं रहीं, वो सब मैं पिछले 3 लेक्चर में बता चुका हूँ। तो उसको आप एक बार देखेंगे तो आपकी सारी जो दुविधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एक छोटा सा छोटी छोटे से एक पार्ट जो है उसको मैं ऐड करना चाहूँगा। उसके बाद मैं दूसरा जो इसका लक्ष्मीकांत का दूसरा चैप्टर है उसकी शुरुआत करूँगा। तो वो छोटा सा चैप्टर ये है कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया और संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें अंतरिम सरकार बनी। उस अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग किसके पास था, इस पर कई बार सवाल बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं, तो महत्वपूर्ण है, उसको एक नज़र से देख लेते हैं सरसरी निगाह से। उसके बाद हम अगला अध्याय शुरू करेंगे। क्लियर? तो अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास राष्ट्रमंडल संबंध, विदेशी मामले, ये सब थे उनके पास। ये उस परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। जो ये कैबिनेट बनी थी उसके उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष तो अभी तक ब्रिटिश के जो वायसराय थे वही वही हैं। तो अभी इसमें यहाँ तक उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी और अध्यक्ष उसमें लॉर्ड माउंटबेटन ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कई बार ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि संविधान सभा 1946 में जो गठित हुई थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो कहीं आप गलती से किसी और का नाम मत लगा दीजिएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई के पास पटेल के पास कौन सा था? गृह सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, ठीक है। जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम के पास श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। CH भाभा, इनके पास खान एवं ऊर्जा। लियाकत अली वित्त। ये आपको एक जानकारी देता चलता हूँ साथ में कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो मुस्लिम लीग ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने शुरुआती दौर में नहीं भाग लिया था, लेकिन कुछ दिनों के मान मनव्वल के बाद उनके सदस्य सम्मिलित हुए इसमें। तो उन्हीं में से ये लियाकत अली खान हैं जो कि सम्मिलित हुए और उनको फिर ये वित्त वाला विभाग दिया गया, ठीक है। अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन। C राजगोपालाचारी जी को शिक्षा एवं कला। I चुंद्रीगढ़ को वाणिज्य। गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य। ये लियाकत अली खान, अब्दुल रब निस्तार और गजनफर अली, ये सभी मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, ठीक है। ये सब बाद में शामिल हुए थे। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको विधि विभाग दिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इनको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इस पर मैचिंग में प्रश्न बनता है, मैचिंग में आता है ये प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, एक आध प्रश्न इससे बन ही जाता है, ठीक है। तो ये वो तो था अंतरिम जो सरकार बनी थी 1946 में। उसके बाद स्वतंत्र भारत में जो मंत्रिमंडल बना उसमें क्या क्या कौन कौन से विभाग किस किस को मिले वो भी ध्यान में रखिएगा। मैचिंग में ऐसे भी पूछ लेता है कि इनको ऐसे कौन से मंत्री थे या नेता थे जिनको सेम ही विभाग दिया गया था, चाहे वो अंतरिम सरकार में हो या स्वतंत्रता बाद जो मंत्रिमंडल बना उसमें सेम ही रहा, तो वो भी मैं बताता हूँ अभी आपको। तो ये स्वतंत्र भारत का पहला जो
मंत्रिमंडल था उसमें क्या क्या किसको किसको कौन कौन सा विभाग था वो देखिएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, आपको पता है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री वही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको गृह सूचना प्रसारण एवं राज्यों के मामले का विभाग दिया गया। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। डॉक्टर जॉन मथाई, इनको रेलवे एवं परिवहन। आर के सडगम शेट्टी वित्त। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको विधि। जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य। अब देखिए इसमें आप देखिए जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम और सरदार बलदेव सिंह, इनको यहाँ भी रक्षा और श्रम दिया गया है। और यहाँ भी देखिए अंतरिम सरकार में भी इनको बाबू जगजीवन राम को श्रम और सरदार बलदेव सिंह जी को रक्षा, यहाँ भी सेम ही है। तो याद रखिएगा इन दोनों लोगों का विभाग नहीं बदला गया था। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। सी.एच. भाभा को वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवई को संचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति। वी.एन. गाडगिल को कार्य एवं खान एवं ऊर्जा, कार्य खनन एवं ऊर्जा, ये वी.एन. गाडगिल। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आप एक से दो बार रिवाइज करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इनको याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न बनते ही हैं इसमें से, ठीक है। आगे अब यहाँ से चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित हो चुकी थी। तो वहाँ पे आपको पता है कि जो मंत्रिमंडल बना था, जो वो मैंने आपको ऊपर यहाँ दिखा दिया, ये वाले सब विभाग, अंतरिम सरकार भी बना दी गई थी, ठीक है। तो संविधान सभा में अब यहाँ पे जितने भी संविधान पे कार्रवाई हुई जो वो सब अब इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कहाँ से क्या हुआ, किस हिसाब से हुई। तो उसको फटाफट देखते हैं, तेज़ी से देखेंगे ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए 2-3 चीज़ें मैंने नोट्स ऊपर बना रखी हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। संविधान सभा के गठन के लिए सबसे पहले जो मांग उठी थी, सबसे पहले जो मांग की गई थी वो एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी 1934 में। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या कितनी थी, इसमें कितने लोग थे, तो वो 389 सीट्स थी, जिसमें से कि 296 ब्रिटिश भारत के और 93 जो यहाँ पे देसी रियासतें थी उनके लिए सीटें थी। टोटल सीटें इतनी थी 389, 389, ठीक है, 389। सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्माण का प्रारूप प्रस्ताव दिया था। मतलब सबसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ये कि सबसे पहले किस मिशन ने संविधान निर्माण का प्रारूप प्रस्ताव दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा क्रिप्स मिशन है, ठीक है। कहीं कैबिनेट मिशन ना लगा दिया जाए, उसमें ऑप्शन रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये याद रखना आप, कैबिनेट नहीं था, वो क्रिप्स मिशन था जिसने संविधान निर्माण का प्रारूप प्रस्ताव दिया था, ठीक है। तो अब आगे यहाँ से शुरुआत से करते हैं कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे कैसे कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ। देखिए जल्दी से पढ़ता जाता हूँ मैं, आपको जहाँ डाउट होगा वहाँ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। भारतीय संविधान का गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा, ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और एम.एन. रॉय कौन थे, वो वामपंथी दलों के प्रखर नेता थे, ठीक है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। एम.एन. रॉय ने पहले बोला था, लेकिन आधिकारिक रूप से 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग रखी आधिकारिक रूप से। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा।
और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आकर संविधान नहीं बनेगा, उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया था, उसके रूप में ये जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप के प्रस्ताव के साथ वो भारत आए। ठीक, तो क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन, आपको पता होगा कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था और उसको मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी, सभी ने उसको एक सिरे से नकार दिया था। फिर मुस्लिम लीग की तो मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त भागों में बांट दिया जाए, जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया और इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसमें मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। संविधान सभा का गठन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार सवाल इसमें पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं इसमें सवाल, तो आप याद रखिएगा। इसमें कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ये प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन किस तारीख को हुआ था, तो संविधान सभा का गठन जो है वो नवंबर 1946 में। ठीक है, और डेट के इसमें गठन हुआ और उसके बाद बैठक के हिसाब से कैसे कैसे आगे आप देखते जाइएगा, क्या क्या इसमें कौन कौन सी सीटें, किसको किसको कितनी कितनी सीटें थी, वो भी देखते हैं आगे। ठीक है, तो आप देखिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389, जो मैंने ऊपर आगे पहले बताया था आपको। इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें जो देसी रियासतें थीं उनको आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटें जो 296 सीटें थीं, उसमें से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर प्रांत थे। इनके पास 11 गवर्नर प्रांत थे और 4 जो है वो कमिश्नरेट, जिसको कह सकते हैं आप, कि चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे और वहाँ से 4 किए जाने थे। बाकी जो 292 थे वो 11 जो इनके गवर्नर वाले प्रांत थे उसमें से किए जाने थे। प्रत्येक प्रांत व देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले या राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। मोटे तौर पे कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। यानी कि क्राइटेरिया क्या डिसाइड हुआ कि एक सीट पर 10 लाख जहाँ पे जनसंख्या है वहाँ पे एक सीट, यानी कि अगर किसी राज्य की 20 लाख जनसंख्या है तो वहाँ पे 20 सीटें होंगी इस हिसाब से। और यही अभी भी यही चल रहा है, जिस राज्य की जितनी ज़्यादा अधिक जनसंख्या होती है उतनी ही सीटें उसको अलॉट की जाती हैं, आवंटित की जाती हैं। जैसे आपको पता है कि यूपी, उत्तर प्रदेश अपना जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है, तो यहाँ पे सीटें भी उतनी ही हैं। लोकसभा की सीटें आप देखेंगे तो आपको 80 सीट मिलेगी। राज्यसभा की देखेंगे तो राज्यसभा की भी 31 सीटें हैं, तो सर्वाधिक सीट हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे ऊपर कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए थे तो उसको भी बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको याद रहेगा। इसमें वो जिस टाइप का है कि वो चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करके देखनी है अन्य चीज़ों के बजाय। संविधान सभा का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। ये वाक्य के रूप में दे दिया जाता है, 2 वाक्य दे देंगे आपसे क्वेश्चन में और आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, ये ध्यान रखिएगा कि जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वयस्क मताधिकार पे नहीं हुआ था, वो प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, वो जो उनकी गवर्नर के जो प्रांत थे, उनकी जो असेंबलीज थी, वहाँ से लोगों को उनके द्वारा चुनकर लोगों को भेजा गया था। ठीक है, 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी
कुछ पॉइंट्स याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्री के दृष्टिकोण से, और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से तो नहीं, लेकिन प्री के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट जो बैठक हुई थी, प्रथम बैठक जो हुई थी, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, पहले अस्थायी अध्यक्ष तो एसपी सिन्हा जी को बनाया गया था, प्रोटेम स्पीकर जिसको आप कह सकते हैं, उनको बनाया गया था। दूसरे जो स्थायी तौर पर जिनको सदस्य अध्यक्ष चुना गया था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ये 3 डेट याद रखना आप, 9, 11, ये जो इनको परमानेंट चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, वो 11 दिसंबर को चुने गए थे। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर को। और जो स्थायी तौर पे अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? तो 11 दिसंबर को, ठीक है। उसमें जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक 1946 में, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो ये ध्यान रखिएगा, 211 सदस्यों ने उसमें भाग लिया था, यानी कि बैठक में वो शामिल हुए थे। 13 दिसंबर को 3 डेट जरूर याद रखना आप। कौन कौन सी? एक तो 9 दिसंबर, ठीक है, एक 11 दिसंबर, और एक 13 दिसंबर। 13 दिसंबर, ये 3 डेट बहुत आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा, इसको ध्यान रख के। 9, 11, 13, 9 को पहली बैठक, 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अध्यक्ष चुना जाना स्थायी तौर पर, और 13 को उद्देश्य प्रस्ताव। ये 3 डेट क्रमशः याद रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना है। ये जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उस चैप्टर में, उस पाठ अध्याय में मैं आपको ये समझाऊंगा, या एक अलग वीडियो बनाकर उसमें आपको समझा दूंगा एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये क्या है, उसको उसमें समझेंगे। कि कोई अन्य वीडियो बना दूंगा, या फिर जब राष्ट्रपति वाला आएगा तो उसमें मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, यानी कि वहाँ पर जो देसी रियासतें थीं, उनके राजा लोग चुनेंगे कि हमारे ये सदस्य जाएंगे। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। राजाओं द्वारा जो देसी रियासतें, उनके द्वारा नामांकन किया गया था, और जो वहाँ के स्टेट की जो लेजिस्लेटिव थी, उनके सदस्यों द्वारा चुनाव करके उनको सदस्यों को भेजा गया था। तो दोनों प्रकार के, यानी कि आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। जिसका चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर था, उनको सभी को नहीं था, सीमित। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में कराए गए थे, और ये सब बैठक कब हुई थी पहली, इसकी याद होगा आपको, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा ये डेट। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208 सीटें। मुस्लिम लीग को 73 सीटें। छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें, यानी जो निर्दलीय थे उनको 15 सीटें मिली। तो 208, 73 और 15, ये 296 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। और देसी रियासतों को 93 सीटें दी गई थी, पहले ही बता दी गई थी। वो भर नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग ही रखने का निर्णय लिया था, उनका अलग ही चल रहा था, उनको अपने राजपाट की लगी हुई थी कि अंग्रेज चले जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारी हमारा राज खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उसमें भाग ही नहीं लिया, तो वो 93 सीटें भरी ही नहीं। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, मैं ऊपर बता चुका हूँ ये चीज़। इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इसमें सभी थे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो संविधान सभा थी वो
बहुसंख्यकों की सभा थी, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही उसका प्रतिनिधित्व था, कांग्रेस के ही प्रतिनिधित्व था या एक ही जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व था। तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। तो याद रखिएगा, कभी अगर पूछा जाता है या कभी कहीं आपको ये सवाल दिख जाए कि ऐसा है, कोई सेंटेंस दिया जाए, बोला जाए कि इसको ये सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स में बताना हो, तो आप अगर उसमें लिखा है कि एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व था तो वो गलत है। ठीक, अगर बोला जाए कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था तो ट्रू। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे क्या हुई, मैं ये बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, मैंने बता दिया आपको। मुस्लिम लीग ने बैठक का पहले बहिष्कार किया था, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अलग पाकिस्तान, क्योंकि उनकी जिद थी कि पाकिस्तान, भैया हमें पाकिस्तान दे दो, उस पर उनका जोर था, इसलिए उन्होंने मतलब भाग ही नहीं लिया पहले। तो केवल 211 सदस्य ही सम्मिलित हुए पहली बैठक में। और ये प्रश्न देखिएगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, एसपी सिन्हा जी, यानी कि ये प्रोटेम स्पीकर है, यानी ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है आगे भी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर का अगर ये पूछा जाए कि प्रोटेम स्पीकर का इसकी थियरी कहाँ से ली गई है, इसका थॉट कहाँ से लिया गया है, तो प्रोटेम स्पीकर का जो है वो फ्रांस से लिया गया है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, जो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 2 उपाध्यक्ष थे, कौन कौन, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, वही चीज़ मैं बता दिया आपको। उद्देश्य प्रस्ताव, अब उद्देश्य प्रस्ताव देख लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। जैसा कि आज का जो प्रस्तावना है अपनी संविधान की वही है, उसमें कुछ काट छांट करके उसी को प्रस्तुत किया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी का प्रस्तावना बना दिया गया अपने आज के जो संविधान में आप प्रस्तावना देखते हैं, जो वही है, उद्देश्य प्रस्ताव ही है। इसमें लिखा था, यह संविधान भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे और उक्त वर्णित क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वह सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की शक्ति, सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। जो हम पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग, तो ये वही चीज़ है कि इन सब का जो शक्तियों का जो भी स्रोत है वो क्या है, सीधे सीधे लिखा है ना इसमें, शक्तियों का जो स्रोत है वो क्या है, भारत की जनता। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, भारत की जनता। तो ध्यान रखिएगा ये इस चीज़ को, ये भी पूछा जाता है प्रश्न में। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन आदि बनाने की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र
एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और प्राचीन भूमि को विश्व के अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया उसमें आपको संविधान के दर्शन की झलक होती है, उसके उसके ढांचे की झलक मिलती है कि क्या क्या संविधान में होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके दर्शन की झलक मिलती है। जो हम आज की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें भी यही चीज़ें हैं, उसी में थोड़ा बहुत सुधार करके और उसको लगा दिया गया है, वही चीज़ है, उद्देश्य प्रस्ताव ही है। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। पारित तो बाद में हुआ, ये मतलब पेश किया 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा डेट। अब इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 लिखा है, लेकिन ये 47 होगा, ये बुक में ही गलत लिखा हुआ है, तो आप इसको 1947 समझिएगा, क्योंकि समझना क्या है ही वो। सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया, जैसा कि मैंने बताया ना कि इससे संविधान के स्वरूप को बहुत प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से ही संविधान की प्रस्तावना बनी है, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 22 जनवरी 1946। इस डेट को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। पेश कब हुआ था, 13 दिसंबर को 1946 में, और पास कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो यहाँ तक आज का वीडियो रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से बताऊँगा अगला पार्ट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन जो जो हुए हैं वो चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। धन्यवाद। जय हिंद।